तो दोस्तों वीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किसके आधार पर और किस आधार पर इसका विभाजन किया गया है। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब जो है उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसका उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, जिसको हम भावर एवं तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भावर क्या होता है? भावर एक पथरीली एवं कंकरीली भूमि का क्षेत्र होता है जहां पर नदियों द्वारा लाए गए छोटे छोटे महीन कंकड़ एवं पत्थर होते हैं। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और वहाँ पे पानी उसका दिखता नहीं है। इसका क्षेत्र जो है सहारनपुर से लेकर के पूरब में कुशीनगर तक फैला हुआ है। गोरखपुर भी इसका एक भाग है। तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो आपका भावर प्रदेश का निचला सिरा या निचला क्षेत्र जो होता है वो तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र जो होता है नदियों द्वारा लाई गई महीन महीन मिट्टी की गाद को कहते हैं। मिट्टी की गाद जो होती है वो कई प्रकार से बनती है, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख। आपने देखा होगा जब पत्थरों से नदियां आती हैं रिस करके तो अपने द्वारा मिट्टी बहा करके लाती हैं, और जो मिट्टी बहा करके आती है वो इस शेप में मिट्टी बह करके यहाँ से आती है। इस मिट्टी से बहकर आके एक जो पंखे की आकार के ये बनाएगी, पंखे की आकार के ये क्षेत्र बनता है। जा करके यहाँ पे ये जो क्षेत्र होगा ये उठा हुआ क्षेत्र होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख मतलब होता है जल और ओढ़ मतलब होता है मिट्टी। जलोढ़ जल में लाई गई मिट्टी या जल के लाई गई मिट्टी जो होती है जलोढ़ होती है, जो जलोढ़ से आकृत बनती है, पंख के समान बनी हुई आकृत को जलोढ़ पंख कहते हैं। जब हम भावर क्षेत्र के निचले भाग में पहुंचते हैं वहाँ पे तराई का क्षेत्र होता है, और तराई के क्षेत्र में नदियाँ हैं स्वयं प्रकट हो जाती हैं या स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्षेत्र जो है आपका उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पे अधिक फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे धान एवं गन्ने की फसलों का उत्पादन आपका किया जाता है। इस क्षेत्र में एक पड़ने वाला क्षेत्र जो होता है वो है आपका गोरखपुर। गोरखपुर कहा जाता है कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। चूंकि वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी, नमी होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मलेरिया फैलने का कारण वहाँ की आर्द्रता और वर्षा मानी जाती है। मलेरिया कौन सा फैलता है? उसको हम जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में आपको दिमागी बुखार कहा जाता है। ये अधिकतर छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए जो होते हैं इनकी मृत्यु भी वहीं पे सर्वाधिक होती है। यहाँ पे आपने सुना होगा समाचारों में कि गोरखपुर से इतने इतने बच्चे इतने दिमागी बुखार से मर गए। इसका जो एक चीज़ प्लस पॉइंट और भी है कि इसका क्षेत्र बिजनौर से होकर के आपके सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा लखीमपुर खीरी होते हुए कुशीनगर तक फैलता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ के मैदानी भाग, यहाँ के क्षेत्रीय भागों में घास के मैदान बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी घासें होती हैं तथा यहाँ पे गन्ना एवं धान की फसल की पैदावार यहाँ पर कट करो यहाँ पर तेंदू, सेमल,
हल्दू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या दोआब। गंगा यमुना का जो क्षेत्र है ये गंगा एवं यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, बलुई, कीचड़ तथा आपकी जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी होती है। इस कारण जो यहाँ की फसलों की पैदावार बहुत ही अत्यधिक होती है। चूँकि इस क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोआब के मतलब होता है दो, आप के मतलब होता है नदी। दो नदियों एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित भाग में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी की ओर देखा जाए तो पूर्वी भाग की ढाल अपेक्षा अधिक है। पूर्वी की ढाल जो है पश्चिमी की अपेक्षा अधिक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की नदियों द्वारा विभिन्न तलछट, काप मिट्टी संरचना के आधार पर गंगा यमुना के मैदानी भाग को दो उपभागों में बांट सकते हैं। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो है गंगा यमुना नदियों एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ एवं बलुई मिट्टी द्वारा लाई गए क्षेत्र को जो है दोआब का क्षेत्र कहते हैं। दोआब का क्षेत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो का अर्थ होता है दो और आब का क्षेत्र होता है नदी। दो आब नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक सघन जनसंख्या भी पाई जाती है। यहाँ पर जो ये क्षेत्र जो होता है इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी 80 से 250 मीटर तक पाई जाती है और इसका क्षेत्रीय विस्तार आपका सहारनपुर से नीचे का भाग और पूरा दक्षिण में आपके बलिया तक का जो क्षेत्र पाया जाता है वो आपका मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत। अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इसके आगे ये जो है आपका इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहते हैं बांगर। बांगर वह क्षेत्र होता है जहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है और हजारों वर्षों से खेती होने के कारण वहाँ की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। ऐसे क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा जो होता है खादर। खादर दोआब का वह क्षेत्र है जहाँ पर नदियों के द्वारा बाढ़ के समय लाई गई मिट्टी जो हैं बदलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ की उर्वरा भूमि अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे फसलों का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। इसी भूमि को वहाँ पे खादर की भूमि की संज्ञा दी जाती है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षरण करने के कारण बीहड़ों का निर्माण होता है, जैसे यमुना एवं चंबल के बीघड़ों का उत्पन्न होना। यहाँ के क्षेत्रों में रबी, खरीफ एवं जायद की तीनों फसलों का उत्पादन होता है। अब हम जानेंगे दक्षिण का पठारीय भाग। दक्षिण का पठारीय भाग, यह भाग जो है आपका ललितपुर, झांसी से लेकर के यहाँ तक आपके इलाहाबाद तक का क्षेत्र। यहाँ के क्षेत्र जो हैं आपके झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चंदौली, इलाहाबाद के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पानी की कमी के कारण ये अत्यधिक उपजाऊ भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पर अरहर,
मूंग, चना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में बेतवा एवं चंबल नदियों का क्षेत्र होता है। चूँकि यहाँ की भूमि में भीषण गर्मी पड़ती है, कम वर्षा होने के कारण यहाँ में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की उत्पादन क्षमता भी यमुना एवं गंगा के दोआब के क्षेत्र की अपेक्षा कम है। यहाँ की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर भी पाई जाती है। मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में यहाँ की ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक है। यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी पूर्वी उत्तरी सीमा गंगा के द्वारा तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत के द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्व में केन तथा पश्चिम में बेतवा नदी का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार की संज्ञा भी दी जाती है।